I am from Islamabad और I work as a nephrologist at A Khan Medical Center गिलगित। और I'm sorry मैं आप सबको सर को से तो मिल लिया, अगर बाकी लोग मुझे प्लीज़ अपना नाम बता दें। सर आप डॉक्टर जमशेद और अच्छा चलें सर, सही आप अच्छा ठीक है सर आप डॉक्टर इमरान। आपका मैंने बहुत नाम सुना हुआ है, आसिया के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं आई थिंक, जनरल सर्जन हैं आप, सबके साथ करते हैं। चलें सही है, ओके। आर्मी वाले जर्नल हैं ये आर्मी वाले हैं, अच्छा चलें सही है यार। आई नो यू बिकॉज ऑफ आसिया, सॉरी ये पीछे हो गया। अच्छा आप अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अस्मा हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ आ खान मेडिकल सेंटर गिलगित में। मैं पूछना चाह रही हूँ आप कौन है? अच्छा आप डर्मा में हैं, अच्छा चलें सही है, ओके। नौशीन ने अपना इंट्रोडक्शन मुझे करा दिया है, वो भाग गई हैं, पता नहीं कौन है। आप लोग ये हमारी जीएमटी। अच्छा चलें सही, ठीक। और हमारे पास डायलिसिस का स्टाफ नहीं आया अभी तक। अच्छा मैंने बेसिकली प्रेजेंटेशन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है डायलिसिस स्टाफ के। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं पता था कि कंसल्टेंट्स बैठे होंगे, नहीं तो मैं कोई पिक्चर्स वगैरह डाल लेती। मैंने सिर्फ एक ही की है, मुझे था कि मैं थोड़ा सा उनको पढ़ा दूँ। मतलब ये कि रिवीजन वगैरह नहीं होती, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं, नई गाइडलाइंस आती रहती हैं। मेरी क्योंकि फील्ड है, मैं मजबूर हूँ, मुझे गाइडलाइंस देखनी पड़ती हैं। तो बाकी लोग एक दफ़ा जब ट्रेनिंग करके निकल जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के कोई पढ़ाई वगैरह ऐसा सच नहीं करते। जैसे बड़ी चीज़ें आजकल चेंज हो चुकी हैं, तो थोड़ा हम उस पर बात करते हैं। पहले कि किसी की अंडरस्टैंडिंग हो कि डायलिसिस क्या होता है, मतलब बड़ा आसान है वैसे, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि डायलिसिस में हम करते क्या हैं? नहीं मतलब हम बेसिकली ये करते हैं कि आपका जब रीनल फेलियर हो जाता है तो आपकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकालने के लिए आप बिल्कुल जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, हमारा वो डायलाइजर होता है। एक साइड से हम ब्लड जाता है और दूसरी साइड से हमारा साफ़ पानी, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी कहते हैं, वो हम साफ़ करते हैं। आरओ प्लांट होता है हमारा, उस पर बड़ा लड़ाई झगड़ा है, वो मैं उसकी सफाई करवाती हूँ और उसके हम चेक करते हैं कि जी एंडोटॉक्सिन वगैरह हैं या नहीं, वो एक स्टोरी अलग है, ठीक है। उसमें हम जब वो पास ऑन होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डायलिसेट के अंदर आ जाता है, और डायलिसेट के अंदर जो चीज़ें ब्लड के अंदर कम होती हैं, जैसे बायकार्ब है, कैल्शियम हमारे पेशेंट के अंदर कम होता है, बायकार्ब कम होता है, वो हम ब्लड के अंदर या कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल हमने देनी हो तो हम डायलिसेट के थ्रू दे सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो थोड़ा ये कि बड़ी एक इंट्रोडक्शन है डायलिसिस के ऊपर, ठीक है। ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है कि हम मशीन वैसे कैसे काम करें। डिफरेंट कंपनीज़ की मशीन है, ज़्यादा जो मशहूर पाकिस्तान के अंदर हैं वो एक फ्रेजिनियस की मशीन है हमारी, एक हमारी होती है गैम्ब्रो की। बाकी जो नेप्रो की मशीन DHQ के अंदर है वो थोड़ी सी ओल्ड है, वो उस टाइम हम नहीं यूज़ करते। आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी मशीन है, मैंने कभी आज सच आई नहीं, विजिट नहीं किया हुआ, और डायलिसिस स्टाफ अभी है नहीं, होता तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती। एलिलियो है, अच्छा सर 2 हैं 3 हैं? 5 हैं, अच्छा चलें सही है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा इट्स वेरी इजी डायलिसिस। अच्छा डायलिसिस की इंडिकेशन अगर मुझे अगेन पता होता, आप लोग बैठे हैं तो मैं डायलिसिस की इंडिकेशन पे बड़ा फोकस करती कि सारे डॉक्टर्स को थोड़ा पता होना चाहिए कि यूरिया एंड क्रेट एंड आउटपुट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू डायलाइज अ पेशेंट। ये मैं अगर अपने प्रोफेसर के सामने राउंड में कह दूँ कि सर मैंने इसका डायलिसिस इसलिए किया क्योंकि इसका 10 का क्रेटिनिन था या 15 का क्रेटिनिन था, तो मुझे चपेट पड़ जाती, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। आउटपुट वाई, कोई मुझसे क्वेश्चन करके, जबकि हमें उम्र को तो पता होगा कि आउटपुट वाई आउटपुट इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डायलाइज अ पेशेंट, के पेशेंट एन यूरिक है तो हम डायलिसिस क्यों नहीं करते? हाँ, सबसे बड़ा आपका कॉज होगा ना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो आप ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करें तो आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। डायलिसिस इटसेल्फ इज वेरी डेंजरस अनटिल अनलेस स्टाफ कोई बहुत ही विजिलेंट और ज़बरदस्त और ब्ला ब्ला हो, ठीक है, कि हाइपोटेंशन बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। यूजुअली डायलिसिस जब आप कर रहे होते हैं ना, आप ब्लड बॉडी में से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जब आप ब्लड बॉडी में से निकाल के मशीन में डालते हैं तो पीछे पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा होता है, यानी हाइपोटेंशन में जा सकता है वो। तो अगर बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, ठीक है, उस बेचारे ने पूरे दिन में सिर्फ एक डायलिसिस करना है, जो कि हमारे सेटअप्स में नहीं होता यूजुअली। डायलिसिस कहीं भी आप शुरू करते हैं एकदम बहुत ढेर सारे पेशेंट हो जाते हैं, तो ये कि हाइपोटेंशन का चांस होता है। जब हाइपोटेंशन का चांस होता है तो जो CKD का मरीज़ है, यानी जो एंड स्टेज है, इसके गुर्दे ख़त्म है, उसमें तो चले मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक्यूट किडनी इंजरी का मरीज़ है और उसका गैर ज़रूरी डायलिसिस हुआ है तो मतलब ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आई एम सॉरी, आई नो हिम बिकॉज ये GMC आते हैं। हाँ अच्छा सही है। अच्छा
तो इसलिए फिर थोड़ा सा हम डायलिसिस की इंडिकेशन में सिर्फ मैं 2 बातें कहूँगी कि जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ये है कि आउटपुट एंड यूरिया क्रेट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू डायलाइज अ पेशेंट। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 ये कि हाइपरक्लीमिया होता है, रेजिस्टेंट हाइपरक्लीमिया। रेजिस्टेंट हाइपरक्लीमिया का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब ना मैंने के एक्सिलेट दिया, ना मैंने प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग की, ना उसका आउटपुट, मतलब एक बंदा जिसे स्टूल नहीं पास किया उसका हाइपरक्लीमिया कभी सेटल नहीं हो सकता, ठीक है? उसको स्टूल पास कराएं, उसका डायरिया करवाएं, जबकि मैं तो ये करना शुरू हो गई हूँ, उसे कहती हूँ बोतल आप पी जाएं पूरी डुफ्लेक की, ठीक है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, हो जाए डायरिया, पोटेशियम तो निकले। अगर इतने मनूवर्स के बाद भी पोटेशियम नहीं निकल रहा, या आपके पास, अस्सलाम वालेकुम सर, अगेन मैं इनको जानती हूँ क्योंकि मेरे पिम्स के सीनियर हैं, स्टाफ के लिए था, सॉरी एग्जैक्टली सर, ये प्रॉब्लम है हमें। और हाँ सोडियम पीछे से उसको बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा होता। बेसिकली सर किडनी फेलियर में ना सारे सॉल्ट ज़ाया हो रहे होते हैं, कि बेसिकली किडनी का काम है ना सर कि सॉल्ट को प्रिजर्व करे। अच्छा सही सर, बच्चों के अंदर बच्चों में सर हम अच्छा सर हम ना ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सर मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, अडल्ट्स की हूँ। सर एडल्ट्स में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि आउटपुट के लिहाज से सर हम इनटेक डिसाइड करते हैं। मेरे रोज़ का रोज़ ना, फॉर एग्जांपल सर मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया है, मैं आपको एग्जामिनेशन के बता दें, हमारी रफ असेसमेंट है। एक सर हम ये करते हैं कि हम ये IV यहाँ पे मैयर कर लेते हैं, जो सॉरी वो CVP भी मैयर करते हैं सर। यहाँ पे एक वो वेसल है, क्या नाम है सर, देखिए मुझे नाम भूल जाता है, इंफीरियर वेना केवा, सॉरी, उसको सर हम देखते हैं कि अगर वो आपकी फ्लैटेंड है ना, तो इसका मतलब है पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। ये हमारे पास सर अल्ट्रासाउंड की है ICU के अंदर। एक तो सर ये हमारे पास मैयर है, दूसरा सर ऑब्वियसली एडीमा देख लेते हैं। मैं स्ट्रिक्टली चेस्ट सुनती हूँ और ये आपकी नेक वेन्स देखती हूँ। ये सारे सर हमारे पास क्रूड मेथड है, अभी तक कोई भी सर हमारे पास प्रॉपर मेथड नहीं है कि जिसके ऊपर हम असेस कर सकें। तो सर अकॉर्डिंग टू आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं इन एडल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का आउटपुट एक दिन के अंदर, मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया, अभी तक उसका कोई आउटपुट नहीं आया, अभी मेरे पास इमरजेंसी में आया है। मैं ये करूँगी सर, मैं उसको खुला 500 ml फ्लूइड दे दूंगी, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे पास मशीन पड़ी है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो मैं निकाल दूंगी पानी, ठीक है सर? तो मैं उसको फ्लूइड चैलेंज देती हूँ, मैं देखती हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या है। अब मुझे उसने आउटपुट किया, उसमें डार्क कलर का यूरिन है, रेड कलर का है, येलोइश कलर का है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटेड है और नज़र भी आ रहा है मुझे सर। मैं उसको पीछे से और 500 दूंगी और 500 दूंगी, फिर सर 24 घंटे का जो मेरे पास फ्लूइड आएगा, सॉरी जितना आउटपुट आएगा, फॉर एग्जांपल उसका 700 का आउटपुट है, तो मैं सर उसको ऊपर 250 ml दे सकती हूँ आसानी से, वो कोई इतनी टेंशन नहीं है। आई एग्री विद यू। सर एडल्ट्स में वेरी करता है। सर आप लोग वैसे भी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू केजीज भी देते हैं ना सर? मैंने वो, हाँ जी केजीज में आप लोग देते हैं सर, हम ऐसा नहीं देते, हम सर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन देते हैं। और सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओल्ड एज पेशेंट है और जो जैसे उम्र का मरीज़ है, वो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेटेड जो मैंने रिसीव किया हुआ है वो यूरो का मरीज़ होता है और ओल्ड एज पेशेंट होता है। उसमें तो सर इवन यहाँ तक हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने पूरा एक लेटर पीछे से नॉर्मल सलाइन दिया है, पेशेंट का कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन मुझे एग्जामिन मैंने किया है, उसके अंदर कोई फ्लूइड ओवरलोड के साइन नहीं है। मैंने दूसरा लेटर दिया है, मैंने तीसरा लेटर दिया, चौथे लेटर के बाद सर फाइनली उसका आउटपुट आना शुरू हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करी हुई। 90 ईयर ओल्ड 80 ईयर ओल्ड के जो बाबा जी हैं जिनको प्रोस्टोमेगली हुई हुई है, उनके साथ इतनी डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि और साथ उनको फॉर एग्जांपल हार्ट का मसला है, तो कार्डियोलॉजिस्ट उनको दबादब लेसिक्स भी दे रहे हैं, सॉरी हम जरा लेसिक्स के खिलाफ हैं, ठीक है तो वो भी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से फर्दर डिहाइड्रेशन होगी और पेशेंट जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी में लैंड कर जाता है। ये मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सर। हम जो 90% नेफ्रोटॉक्सिक है सर, सबसे बड़ी बात कि वो काम सर किडनीज की ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके करिए, आपके लूप ऑफ फैलने पे काम करिए। तो जब किडनी काम नहीं कर रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी है और आप बहुत हाई डोज के अंदर लेसिक्स दे रहे हैं, पेशेंट ऑलरेडी फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी रिस्क के ऊपर है कि उसको रीनल फेलियर होगा, तो सर उसको आपने लेसिक्स दे दी 120 mg, आपने उसको, और वो इतना कोई उसका हार्ट फेलियर भी नहीं था। फिर इस तरह क्या हुआ कि आपने अगले दिन आया, आपने देखा कि वो उसका हार्ट फेलियर थोड़ा चले बेहतर भी हो गया, आपने फिर भी 120 mg या 240 mg कंटिन्यू की। वो करते करते सर वो नेफ्रोटॉक्सिक हुई और काम ख़राब हो गया, फिर मैं आ गई, फिर मैं आके लड़ती हूँ कि आपने लेसिक्स क्यों दी। और जो सर हम एक चीज़ फेस कर रहे हैं ज़्यादा, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट बड़े अच्छे, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि बेचारे उनको मैं बड़ा तंग करती हूँ इस बात के ऊपर, सर प्लीज़ थोड़ा आप नीचे आ जाएँ, थोड़ा मैं ऊपर आ जाती हूँ, तो थोड़ा दरमियान में लेसिक्स दे देते हैं कि आप भी खुश हो जाएँ मैं भी खुश हो जाऊँ। तो दैट्स हाउ वी मैनेज द पेशेंट देयर एज वेल।
अच्छा सर, क्लियरेंस का सॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो अगेन स्टाफ के लिए था, तो स्टाफ नहीं है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ। अच्छा, किडनी फेलियर के अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं, थोड़ा हम डायलिसिस में मैं आपको बता दूँ कि जो डायलिसिस का पेशेंट होता है वो किडनी के फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। किडनी का काम है एरिथ्रोपोइटिन बनाना, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो अनीमिया हो जाएगा। हमारे पेशेंट को नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है बेसिकली। तो अनीमिया मैनेजमेंट सीकेडी के अंदर और जो डायलिसिस का पेशेंट है बहुत आसान है। मतलब मुझे मेरे ख्याल में जो सबसे आसान चीज़ है वो यही है, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके आयरन स्टोर्स पूरे हैं कि नहीं। हम यूजुअली सर फेरेटिन नहीं देखते क्योंकि फेरेटिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। सीकेडी के अंदर ऑलरेडी फेरेटिन जो है वो बड़ा हुआ है। ऑल्दो जो हमारी गाइडलाइंस है उनमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि फेरेटिन देखना है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती। मैं कराती हूँ सीरम आयरन TIBC और हम टी सैट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो अगर 20% से कम होगा तो मैं आयरन रिप्लेस करूँगी। अगेन मेरे पेशेंट के अंदर यूरिमिक गैस्ट्राइटिस होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम IV रिप्लेसमेंट करें। तो अगर IV नहीं हो सकती तो फिर मजबूरन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रहती, हम ओरल रिप्लेसमेंट करते हैं। आयरन पूरा होगा, B12 पूरा होगा, फोलिक एसिड पूरा होगा, इसके बावजूद हीमोग्लोबिन 10 से पीछे है अगर, तो फिर हम एरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम नहीं करते एरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट। यूजुअली CKD 4-5 ऑनवर्ड जरूरत पड़ती है, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ती। तो अनीमिया की मैनेजमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आयरन चेक कर लें, आयरन नहीं है, B12 चेक कर लें। अब B12 बड़ा महंगा होता है तो मैं ये करती हूँ कि मैं CBC के अंदर से वो MCV MCH देख लेती हूँ, ठीक है। तो वो एक ही बात है, MCV MCH कम है तो आयरन कम है, MCV MCH ज़्यादा है तो B12 और फोलिक एसिड कम है तो आप दे दें वो, तो इट्स ईजी। क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है तो मुझे थोड़ा सा होता है कि मैं ज़रा रिलक्टेंट हूँ, कराती नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा किडनी का काम एक और ये होता है कि आपका विटामिन D की हाइड्रोक्सिलेशन करता है। जब किडनी आपका काम नहीं कर रहा तो विटामिन D नहीं बन रहा, विटामिन D नहीं बन रहा तो आपका गट से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही कैल्शियम की, और फॉस्फोरस आपकी बोन से निकल रहा है। और फॉस्फोरस क्योंकि किडनी ख़राब है, किडनी का काम है फॉस्फोरस को बॉडी से निकालना, तो वो निकाल नहीं पा रहा, तो आपका हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाता है और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो आप ये करते हैं। अच्छा, एक मेरी जो रिक्वेस्ट होगी काइंड, विदाउट PTH किसी पेशेंट को बोन 1 या विटामिन नहीं है। अच्छा, हमारे साथ थोड़ा सा ये हुआ था कि मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग 2014 में स्टार्ट की थी, तो 16-17 में एकदम हमने देखना शुरू किया कि हम उस टाइम सबको बोन 1 लिखते थे, सबको लो फॉस लिखते थे। लो फॉस कैल्शियम एसीटेट है, बोन 1 जो है वो विटामिन D अल्फा कैल्सिडोल होती है। जितने हमारे पास मरीज आए कि वो 6 महीने बाद मर जाएं, ठीक है। किसी को MI हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सरे कराने शुरू किए तो हमने देखा कि सबकी जो हार्ट की वैल्व्स हैं उनके अंदर कैल्सिफिकेशन हुई हुई हैं। तो बेसिकली आप जब अनचेक्ड आप कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, अनचेक्ड विटामिन D देते हैं, स्पेशली जब कोविड आया था तो एक बड़े वो चली थी लहर के विटामिन D सबको लेना चाहिए। हम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, मैं और डॉक्टर जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फ़हीम, हम इस के बहुत अगेंस्ट हैं इस वजह से क्योंकि हार्ट वेल्स की कैल्सिफिकेशन हो जाती है। आप जब तक विटामिन D का लेवल, मतलब आप एक 2000 रुपया बचाने के पीछे आप एक पूरा बंदा मार दें, उससे बेहतर है कि PTH का लेवल और विटामिन D का लेवल करा लें। PTH आप मेरे पेशेंट के अंदर ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं कराना, आप लोग से विटामिन D कराएं। PTH हम मजबूर हैं कि हमारे पेशेंट का हाइपर वो पैराथायरॉइडेक्टमी वगैरह, मतलब थायराइड ज़्यादा होता है उनका। अब हमने ये करती हूँ कि मैं PTH एवरी 6 मंथली कराना होता है। जब तक मेरे पास PTH की वैल्यू 585 से ज़्यादा नहीं होती, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बोन 1 ना दूँ। यानी अगर आप देंगे तो कैल्सिफिकेशंस हो जाएंगी और वो उनकी डेथ का चांस होता है। तो आपने मरीज की ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करना होता है। तो अनटिल अनलेस वो सिम्टोमेटिक हो, वो भी मैं बड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटर करती हूँ और साथ देखती हूँ तो बोन 1 देते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी CKD का मरीज आया सबको बोन 1 स्टार्ट कर देनी, सबको लो फॉस स्टार्ट कर देनी, डोंट डू दैट। और दूसरा जो कैल्शियम फॉस्फोरस का प्रोडक्ट वाली चीज़ थी, ये भी पुरानी हो चुकी है। 2018 में या 19 में हमारी नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ये करते होते हैं कि PTH को हम ज़्यादा रखते हैं 2 to 9 टाइम्स, ठीक है। वो हमारी KDO की गाइडलाइंस हैं। और कैल्शियम फॉस्फोरस की आपने वैल्यू नॉर्मल रखनी होती है। और ज़्यादा वो हमें कहा गया है कि आपने नॉन कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर्स देने हैं, जो कि सेवेलामेर में अक्सर लिखती हूँ, रीनावेल या यहाँ पे सेल्वर के नाम से आपको वो दवाई मिल जाएगी। तो हमारी कोशिश होती है कि फॉस्फेट बाइंडर तो ऑब्वियसली देना है, नुकसान उसके बहुत हैं, लेकिन आप ये दे दें थोड़ा सा। अच्छा, ये दोबारा मैं बता चुकी हूँ कि PTH क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स की डेथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि हमने खुले सबको बोन 1 दिए हुए थे और बगैर चेक के दिए हुए थे। और हम क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो मुझे होता था कि यार या मेरे जो प्रोफेसर थे सबको ये था कि यार PTH बड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्या ज़रूरत है कराने की, छोड़ो ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन फिर जब आपके बंदे मरना शुरू हों तो फिर आई थिंक ये पैसा ना देखें बंदा देखें, ठीक है। तो उसके बाद ये कि 2000 का सिंपल टेस्ट है तो वाई नॉट गो फॉर इट। तो आप PTH कराएं, PTH बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर किसी पेशेंट को बोन 1 नहीं देनी। मैं अब जहाँ भी कंसल्टेशन देने जाती हूँ मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ कि मेरी जो अपने जो मेडिसिन के वो हैं HOD हैं उनके साथ भी इस बात पे बड़ी बहस है कि सर विदाउट PTH किसी को बोन 1 नहीं लिखना। जैसे मेरा पेशेंट कोई आएगा उनके पास तो वो बोन 1 लिख देते हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा स्टैंड लिया हुआ है कि सर प्लीज़ नहीं लिखना। अच्छा, ये अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, स्टाफ के लिए बनाया था कि प्रॉब्लम विद कैन्युलेशन क्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको वैसे रैंडम बता देती हूँ कि हमारा वेस्कुलर एक्सेस जो डायलिसिस का होता है वो सबको पता है, एक हम DLC डालते हैं जो CVP की तरह होती है। फ़र्क ये है कि उसका बोर ज़रा मोटा होता है।
तो उसकी जो सबसे ज़्यादा जगह जो रिकमेंडेड है डालने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई हेट इट बिग टाइम, दैट इज़ आईजे। ठीक है, आईजे आपके पास नंबर 1 रिकमेंडेशन है। आपकी अगर गर्दन पेशेंट की अच्छी है, आपको नजर आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर में थोड़ा मसला होता है क्योंकि स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन इन जनरल दिस इज योर प्लेस आईजे। आईजे शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस आपकी, अब अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस वो आपकी फेमरल है, लेकिन मैं फेमरल के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं इसका थोड़ा सा आपको रीजन बता देती हूँ। फेमरल कैथेटर, एक पेशेंट आपके पास रेगुलर डायलिसिस के लिए आएगा, फॉर एग्जाम्पल उसने रेनाई डायलिसिस पे उसके गुर्दे फेल हैं, ठीक है, आपने फेमरल डाली, फेमरल 1 हफ्ते से ऊपर आप नहीं डाल सकते, डीवीटी हो जाती है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप सब क्लेवियन डाल लें। अगर आपको राइट साइड पे सब क्लेवियन नहीं डल रही, आप लेफ्ट साइड पे डाल लें, आप लेफ्ट आईजे डाल लें। मैंने लेफ्ट आईजे भी कुछ दिन पहले एक पेशेंट की डाली जो यहीं पे आता है और फिर उसकी उन्होंने निकाली, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि उसकी वो निकाल दिया, मैं वापस कैसे उसको डालूं, वेस्कुलर एक्सेस ही नहीं था उसका। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोबारा कि फर्स्ट आपके पास ऑप्शन राइट आईजे, उसके बाद मेरे ख्याल में राइट सब क्लेवियन है। बेशक यहाँ स्टीनोसिस होती है, जो भी होती है, एटलीस्ट ये 2 महीने तो निकाल रही है। ठीक है, नीचे वाला आपका 1 वीक से ऊपर आपने नहीं रखना फेमरल जो कहता है। फेमरल अगर आप सीवीपी भी डाल रहे हैं तो वो आपने 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को वो कर रही होती है और आपके पास डीवीटी हो जाती है। तो डीवीटी के साथ आगे पी हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप पहले ही ना डालें, मुसीबत करने से ज़रूरी है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है, बेशक पेशेंट को सांस ना आ रहा हो, हम उसको 45 डिग्री पे लटा लें, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि ऊपर कैट डालें। ऑल्दो रिकमेंडेड ये है कि जब सांस नहीं आ रहा तो आप फेमरल डालें। एक ये मैंने थोड़ा सा कैनुलेशन का बताना है। दूसरा, डीएलसी हमारे पास प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मरीज तब आता है कि आप CKD 5 लेवल पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता कि हम उसका AV फिस्टुला बनवा सकें। वो आता ही बिल्कुल आखिरी टाइम के ऊपर हमें DLC डालनी पड़ती है। लेकिन गोरे क्योंकि उनकी बहुत अच्छी फॉलोअप बहुत अच्छा है, तो वो ये करते हैं कि सारे पेशेंट्स का इनिशिएटिव डायलिसिस फिस्टुला से या ग्राफ्ट से करते हैं। अब फिस्टुला क्या होता है, डॉक्टर उमर बनाते हैं, उनको मेरे से अच्छा पता है। ये कि मैं सिर्फ ये कहना, मैं इनको रेफर करती हूँ मरीज़ के, आप मुझे प्लीज़ एक फिस्टुला बना दें। लेकिन वैसे हम ये करते हैं कि आर्टरी और वेन्स 2 आपस में जोड़ के हम यहाँ पर एक वो फिस्टुला से कहते हैं। प्रेफरेबल जो उसकी जगह है वो आपकी ये होती है रिस्ट होती है, और वो भी जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, तो हम यूजुअली सेव लेफ्ट आर्म मेरे पेशेंट्स के ऊपर लिखा होता है, क्योंकि हमने फिस्टुला बनवाना होता है। अगर यहाँ पे वेसल्स अच्छी नहीं है तो हम यहाँ पे बनाते हैं, जो आपकी इधर एल्बो वाली साइड है। अगर ये नहीं होता तो थोड़ा ऊपर बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा मसला होता है, उनकी वेसल्स खत्म हुई होती हैं ये वाली, तो उनमें जब भी हम फिस्टुला बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं करता। तो ये भी एक मुझे है मसला, काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आता है, लड़ता है हमसे कि हमें तो फलां ने कहा था कि बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, ग्राफ्ट उसको कहते हैं। ग्राफ्ट एज फार एज आई नो सिर्फ CMH वाले बना रहे हैं, और मुझे कोई ऐसा पता नहीं है पिंडी इस्लामाबाद में कोई और ग्राफ्ट बना रहा है कि नहीं। ग्राफ्ट ये होता है बेसिकली कि आपने जब सर्जन, जबकि मेरी बात अच्छी अंडरस्टैंड करेंगे, बाहर से आपने फॉरेन मटेरियल लिया, कोई प्लास्टिक का या उसका, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपने वो स्पेशली डायबिटिक्स में क्योंकि वेसल्स खत्म है, तो आप वो फिस्टुला की जगह वो ग्राफ्ट लगा लेते हैं, तो वो इट वर्क्स वेरी वेल। और इसकी आई थिंक सर 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली 2 दफ़ा करते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हम डायबिटिक्स में थोड़े मजबूर है, हमें करना पड़ता है। एक तीसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं परमानेंट कैथेटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। परमानेंट कैथेटर ये होता है बेसिकली, मैं परमानेंट कैथेटर नहीं डालती, ऑल्दो मुझे डालना चाहिए, लेकिन मैं परमानेंट कैथेटर के थोड़े से अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उसकी केयर बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे सेटअप में उसकी आप केयर नहीं कर सकते। दूसरा, इस्लामाबाद में एक रिवाज हो चुका है कि जब पेशेंट जाता है तो 90, अब मुझे कॉस्ट भी थोड़ी देखनी होती है, 90,000 1 लाख का शिफा वाले मारूफ में मैंने काम किया हुआ है। PF वाले मतलब वो ये करते हैं कि बेसिकली स्टार्ट ही DLC के बजाय डायरेक्ट परमानेंट कैथेटर एक इंतहाई एक्सपेंसिव पेशेंट को डलवाते हैं, तो पेशेंट को कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। आपने कॉस्ट पेशेंट की देखनी होती है, आप क्यों ना DLC डाल के वेट करें कि उसका फिस्टुला बनवा लें। लेकिन ये एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है कि आपने परमानेंट कैथेटर और DLC में फ़र्क ये होता है, उसको हम बोलते हैं कफ्ड कैथेटर, उसमें हम यहाँ पे टनल बनाते हैं। ये आपका इतना पोर्शन फॉर एग्जांपल आपने IJ में डालना है, तो वो 1 ईयर से 6 मंथ्स निकाल जाता है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास हैं इस टाइम 2 पेशेंट जिनके परमानेंट कैथेटर डले हुए हैं, उनके अंदर जो आपने केयर है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे लोग इतनी केयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 1 साल से डला हुआ है, ठीक है, आपने नहाना है, तो कभी इसके अंदर पानी डाल देंगे, कभी उसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पे कोई सिगरेट पीते रहेंगे इसके ऊपर, आई मीन मैं क्या करूँ। फिर एक और बात ये होती है कि हम उसकी बड़ी केयर में, जो उसको हम एंटीबायोटिक डालते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलेडीन एंटीबायोटिक है, वो उसमें डालते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव है। एक तो मुझे एक्सपेंसिव का बड़ा प्रॉब्लम है, तो एक आपके पास सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि सस्ती होती है जेंटामाइसिन, वो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। तो जो आपके पास नॉर्मल DLCs होती हैं उनके अंदर सिंपल आप हेपरिन का लॉक करते हैं, या CVPs जो होती हैं आपकी, ठीक है, स्टाफ ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जो आपका परमानेंट कैथेटर है उसमें आपको एंटीबायोटिक डालनी पड़ती है, आप मजबूर हैं, या आपको जेंटा डालनी पड़ेगी, या आपको वेंग डालना पड़ेगा, यहाँ से स्टेफ के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी एंटी परमानेंट कैथेटर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि हमारी पॉपुलेशन इसका ख्याल नहीं रखती, तो हमें चाहिए कि हम ये ना डलवाएं।
थैंक यू सो मच। सॉरी आप सबको बोर किया। मैं दोबारा कहूँगी कि मैंने स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि मैं थोड़ा उससे टेक्निकल उस पर बात कर सकूँ, और ये कि मैं थोड़ा, अगर मुझे पता होता यहाँ डॉक्टर्स हैं तो मैं थोड़ा कोई तस्वीरें ले आती। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप में से किसी का? जी जी हाजिर हूँ सर, बताएं। तो हाइपरकैलेमिया में थोड़ा सा रोल बता दें, कैल्कुलेट की बात की आपने, कैल्कुलेट का रोल बता दें, फिर थोड़ा बैकग्राउंड का, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, और इंसुलिन और ये कितना इफेक्टिव है? ठीक है सर। बेसिकली जब आपका हाइपरकैलेमिया होता है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो हार्ट है उसकी आपके पास एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब आपका 7 से ऊपर का पोटेशियम है, मतलब मैं एडल्ट्स में सर बात कर रही हूँ, तो आपके साइन वेव्स आना शुरू हो जाती है, ईसीजी आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम जो कैल्शियम ग्लूकोनेट आप देते हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये कि वो जो आपकी हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसको स्टेबलाइज करता है। बेसिकली आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट की इन्फ्यूजन चलानी होती है, स्पेशली अगर साइन वेव्स आ रही हैं। अच्छा सॉरी। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं सर, जो आपने कहा इंसुलिन का, उसके बाद इंसुलिन का काम ये होता है कि वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर पोटेशियम को ले जाता है। तो अगर आप अकेली इंसुलिन देंगे तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया उसको हो जाएगा। तो आप ये करते हैं कि 25% डेक्सट्रोज वाटर के साथ 100 ml के अंदर मिक्स करके 8 यूनिट या 10 यूनिट इंसुलिन इसलिए देते हैं आप। बेसिकली पर्पस ये होता है। तीसरी चीज़ होती है सर वेंटुलिन की नेबुलाइजेशन, उसका भी काम यही है, सेल्ब्यूटामॉल का भी, कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर पोटेशियम को ले जाता है। तो ये भी आपकी एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। लेकिन सर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वो जितनी जल्दी आप अंदर लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद वो वापस एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाएगा। तो आपने कोई पक्का काम करना होता है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं, आप पेशेंट से पूछते हैं आपने स्टूल पास किया कि नहीं किया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं किया होता, ठीक है। तो आप वो डुफलेक जो देते हैं और के एक्सिलेट देते हैं सर, उसका पर्पस यही है। के एक्सिलेट बेसिकली एड्जॉर्प्शन करता है कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर जाके मेटल लग जाए। जैसे आप लोग वो पॉइजनिंग के पेशेंट्स देखते हैं, उसके एड्जॉर्प्शन के लिए कोई चीज़ देते हैं आप। एग्जैक्टली सर, वो आपने मिक्स करके डुफलेक में इसलिए देना है कि वो जब आप अकेला देते हैं तो वो आपकी जो गट है उसको वो ब्लॉक करती है। के एक्सिलेट अगर आप अकेला दे दें ना पानी के साथ, वो आपकी गट को ब्लॉक करेगी। तो उसकी ब्लॉकेज को रोकने के लिए प्लस आपने डायरिया इंड्यूस कराना होता है तो डुफलेक देते हैं। जो रिकमेंडेड डुफलेक की डोज है वो 30 ml है। मैंने ऑब्जर्व किया है 30 ml से कुछ नहीं होता सर, मैं तो आधी बोतल पिलाती हूँ कि आपने पेशेंट को डायरिया करवाएं, क्योंकि वो खुदा ना खास्ता उसकी ज़िंदगी खतरे में है, ठीक है। और जब वो सर डायरिया इंड्यूस करेगा तो तब उस टाइम आपने सेकंड सैंपल पोटेशियम का ड्रॉ करना है। और सर हम लैब रिजल्ट से ज़्यादा रिलाई करते हैं ईसीजी के ऊपर। ईसीजी सर ज़्यादा रिलायबल है कि वो उसकी जो चेंजेस हैं हाइपरकैलेमिया की कंपेयर टू लैब, क्योंकि सर लैब एरर हो सकता है, थोड़ा ये इशू है। और सर आपने सोडा बाइकअप का काम, मुझे सोडा बाइकअप सर हम देते हैं प्रेफरेबली एडल्ट्स में 10 से अगर नीचे का बाइकअप है सर, और सिम्टोमेटिक है पेशेंट, और पीएच आपकी 7.1 से नीचे है। अगर आपकी पीएच अच्छी है, मतलब एबीजीज आपने करवाए, पीएच आपकी अच्छी है, बेशक बाइकअप कम है 7.2 7.3 पे अगर पीएच है तो सर मैं कभी बाइकअप नहीं दूंगी। सोडा मैं दे दूंगी थोड़ा बहुत, गोली आईवी नहीं दूंगी सर। बिल्कुल है, मैं आपसे एग्री करती हूँ, एक तीर से मल्टीपल शिकार, ये हम करते हैं सर, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे सर। CAPD, हाँ जी सर। आजकल जो पिछले कुछ 10 साल में सर हम वापस आए हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान में तो नहीं सर, क्योंकि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल लाहौर में सर एक हॉस्पिटल है, कराची में SIUT वाले कर रहे हैं, लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सर अगर कॉस्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सर बिल्कुल पेरिटोनियल की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन पेरिटोनियल भी सर उस पेशेंट का होता है जिसको पेशाब आ रहा हो, ठीक है सर, जिसका आउटपुट अच्छा हो, और सर वो अफोर्ड कर सकता हो, और उसके घर में से वो क्लीनलीनेस वगैरह मेंटेन कर सकता हो, क्योंकि आपने पेरिटोनियल घर में करते हैं। और सर जापान इस टाइम 98% डायलिसिस पेरिटोनियल कर रहा है, जापान भी और हांगकॉन्ग भी। लेकिन सर हमारे पास कॉस्ट का मसला, हम नहीं कर सकते, और पेरिटोनियल सर अब ज़्यादा कर रहे हैं हम सर। उसकी भी ज़्यादा है। नॉर्मल जो आप पेरिटोनियल घर में करते हैं, सिंपल एक्सचेंजेस नहीं आप कह रहे सर, आप एक साइड पे आपने वो बैग अटैच किया शुगर वाला, और दूसरी साइड से आपका यूरिन निकल रहा है सर, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर सकते सर। कॉस्ट हीमोडायलिसिस की आपको सस्ती पड़ेगी तो पेरिटोनियल की एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इसलिए सर ये इतना ज़्यादा प्लस सर जब पेशेंट ज़्यादा सिक है तो जैसे आप पेरिटोनियल नहीं कर सकते, पेरिटोनियल तो सर वो चलते फिरता मरीज जो घर में करना चाहे सर वो कर सकता है, अदरवाइज तो सर इवेंचुअली हीमोडायलिसिस ही होता है। और सारे पेशेंट सर जब इनका रेजिडुअल रीनल फंक्शन खत्म हो जाता है, पेरिटोनियल जिनका चल रहा होता है, उनको इवेंचुअली हीमो पे आना पड़ता है। तो लेकिन सर हम पेरिटोनियल को बड़ा पसंद कर रहे हैं। अगले हमें कुछ है उम्मीद कि अगले 10 साल में शायद ज़्यादातर लोग होम डायलिसिस करें, क्योंकि गोरे ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉस्ट का मसला नहीं है।
और सर बिल्कुल इंडिकेशन है सर, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस इंडिकेशन है, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस इंडिकेशन है, आपके पास यूरिमिक फीचर्स इंडिकेशन है कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग जिस भी पेशेंट को हो रही है, अगर आपने देखा है उसके पेट वगैरह में और कोई मसला नहीं है, कोई गैस्ट्रो का इशू नहीं है, आप उसके RFTs कराएं तो मोस्ट प्रॉब्ली ख़राब होंगे। परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है हमारे पेशेंट को, ये हमारे पास बहुत बड़ी इंडिकेशन है डायलिसिस करने की। और हाइपरक्लीमिया है एक हमारे पास, सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन हम उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें जो कि डीके वाले ना हो, साथ रीनल फेलियर भी हो, और आप ये कि बाइका वगैरह रिप्लेस कर रहे हैं और रेजिस्टेंट है, तो सर एक वो इंडिकेशन है हमारे पास, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस है, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस है, यूरिमिक इनकैफ है। अब यूरिमिक इनकैफ का थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी, एक्यूट किडनी इंजरी का जो सर पेशेंट है ना, वो 100-150 के यूरिया पे भी बेहोश होगा, लेकिन सर जो CKD का पेशेंट है वो 600 के ऊपर भी ना सर ठीक बैठा होगा, यानी आपका ब्रेन अडैप्ट कर जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता यूरिया बढ़ रहा होता है। इसलिए तो हमने पिम्स में गैस्ट्रो वालों को मरीज देने के लिए एक ट्रिक सीखी हुई थी कि हम ये कराया करते थे कि कैसे पता चलेगा एक पेशेंट है उसको DCLD भी है, उसकी किडनी भी फेल है, उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, उसको न्यूरोलॉजिकल मसला भी हो सकता है और वो बेहोश है, तो आपको कैसे पता चलेगा, और साथ सेप्सिस भी है उसको, कि ये आपने मेडिसिन को देना है, गैस्ट्रो लेगी, मैं लूँगी कि न्यूरो वाले लेंगे। तो हमने गेम ये स्टार्ट की हुई थी इनके साथ, इनसे सीखी हमने कि आप इनको अगर देना है तो आप अमोनिया करा लें, अमोनिया अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे सर मरीज़ लेंगे, ठीक है। हम तो वैसे ही दरमियान में हैं, क्योंकि एक क्या कहते हैं दरमियान वाला काम है। आपका लैक्टिक एसिड और CRP ज़्यादा है तो मेडिसिन वाले मरीज़ लेंगे, और अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और फिर न्यूरो वाले मरीज़ लेंगे। तो यूरिमिक इनकैफ है सर, या नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं लेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड में लेगा। हाँ, हमने ये ट्रिक सीखी हुई थी वहाँ पे, ये में हमें सर एग्री करेंगे मुझसे, बहुत मरीज होता था, हम हर मरीज ही ले सकते। हाइपोटेंशन सर, हाइपोटेंशन सर, हाइपोटेंशन के साथ डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। वो अगेन से डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ जो है वो सर कितना विजिलेंट है ड्यूरिंग डायलिसिस, ये इशू है थोड़ा सा। और सर हमारे पेशेंट्स की जो डेथ्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा MI से होती है, क्योंकि एग्जैक्टली अब हम तो सर ये भी करना शुरू हो गए हैं कि थोड़ा सा ही अगर मतलब T वेव फ्लैटन होनी स्टार्ट हुई है या थोड़ा, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है किसी गाइडलाइन के अंदर, सर हम चुप करके लॉपरिन भी दे देते हैं, नाइट्रोमेंट भी दे देते हैं, क्योंकि सर वो मरीज़ की ज़िंदगी ज़रूरी है। सॉरी थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग था, मैं दोबारा रिक्वेस्ट आपसे सॉरी करूँगी। डायलिसिस इज़ वेरी बोरिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर ब्लड प्रेशर कम हो, अगर पोटेशियम नॉर्मल है, क्योंकि सर पोटेशियम ज़्यादा है ना तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तब तो डायलिसिस करना ही करना है, क्योंकि आप डायलिसिस हाई रिस्क कंसेंट लेके आप करें तो वो करेंगे। लेकिन सर अगर ब्लड प्रेशर कम है ना, यानी 100 सिस्टोलिक से पीछे है, तो सर डायलिसिस नहीं होगा, क्योंकि वो फिर फ्लैट लाइन हो जाएगा, ये इशू है थोड़ा सा।